पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी पत्नी अपने पति से पूछती है कि अभी भैया नहीं आया, यानी कि उनका बेटा नहीं आया जो काम पर गया हुआ था। शाम को तो उसे वापस आना था। तभी नजर पड़ती है पोती पर। पोती से पूछा जाता है कि बेटा, जाकर अपनी मम्मी से पूछ कर तो आओ, क्या तुम्हारे पापा अभी तक क्यों नहीं आए हैं। वो बेटी जाती है अपनी माँ के पास और माँ के पास जाने के बाद पूछती है कि मम्मी मम्मी, अभी तक पापा नहीं आए, दादी और दादू पूछ रहे हैं। जैसे ये बात पूछी जाती है तो कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं उन्हें फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। अब पत्नी ने फ़ोन लगाया तो फ़ोन की घंटी जा जरूर रही थी, लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था। वो कुछ देर के बाद फिर इंतज़ार करती है, हो सकता है कि गाड़ी वाड़ी चला रहे हों इसलिए फ़ोन ना उठ रहा हो। इसके बाद फिर दोबारा ट्राई करती है, लेकिन दूसरी बार ट्राई किया जाता है, घंटी पूरी जाती है लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं होता। आखिरकार घर वाले थोड़े परेशान होने लगते हैं और देखते ही देखते कब पूरी रात निकल जाती है। इंतजार करते करते घर वालों के सब्र का बांध भी धीरे धीरे टूट रहा था। आखिरकार दिन निकल आता है। दिन निकलने के बाद जितने भी परिवार वालों के परिचित थे उन सभी को ये मैसेज दिया जाता है कि भैया रात काम से वापस लौट कर नहीं आया है। आखिरकार गया तो कहाँ गया, उसके बारे में कुछ पता करने की तो कोशिश तो करो। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता। लगातार फ़ोनों की घंटी जरूर जा रही थी, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। आखिरकार करें तो क्या करें। वो अगली रात आती है, रात भी निकल जाती है और जब एक रात के बाद अगली जो सुबह आती है तो दोपहर के आसपास का वक्त हो रहा था। पता चलता है, खबर लग जाती है घर वालों की कि लड़का पकड़ा गया है और उसके पास कुछ ऐसी चीज़ पाई गई है जिससे क्या उसने कानून का उल्लंघन किया है। आखिरकार घर वालों को जब ये सूचना मिलती है तो घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो इतना सीधा साधा व्यक्ति आखिरकार ऐसे कदम कैसे उठा सकता है। लेकिन मामला यहीं पर नहीं थमा। एक तरफ तो उसे जेल जाना पड़ा, दूसरी तरफ उसने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी थी कि जो भी उस पर आरोप लगाए गए हैं दरअसल ये आरोप सही है ही नहीं। और जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि एक दरोगा की ईगो कुछ इस तरह से हर्ट होती है कि उसने अपना बदला लेने के लिए एक बेकसूर आदमी को जेल भेज दिया। अब इस मामले की अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जहां जहां तक लोगों ने इस कहानी को सुना है, वही लोग कह रहे हैं कि आखिरकार खाकी में कोई व्यक्ति इतना हठधर्मी कैसे हो सकता है, आखिरकार वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक ज़िला है कपूरथला, और कपूरथला ज़िले का एक थाना लगता है सुल्तानपुर लोधी। दरअसल 26 जून 2024 की दोपहर लगभग 12:50 के आसपास एसएचओ को एक सूचना दी जाती है। यहाँ एक रास्ता है जो कच्चा रास्ता है, और इस कच्चे रास्ते पर जैसे ही पुलिस की नज़र उस व्यक्ति पड़ती है और पुलिस को वो व्यक्ति देखता है तो वो अपनी कार को लगातार भगाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसका पीछा करने की कोशिश की और पीछा करते करते पता चला कि उसकी जो कार थी वो धान के खेत में जाकर फंस जाती है। इसी बीच में पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को देखते ही उसके पास कुछ पॉलीथीन के अंदर कुछ सामान था। उसने उस सामान को छुपाने यानी कि उसने फेंकने की कोशिश की। पुलिस की नज़र पड़ जाती है। पुलिस पूछती है कि तुमने क्या छुपाया था, क्या फेंका था, जरा दिखाओ तो सही। अब जब पुलिस ने लगातार उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने फिर बता दिया कि उसकी पॉलिथीन में कुछ गोलियां रखी हैं। दरअसल वो नशीली गोलियां थीं। अब उनकी जब गिनती की जाती है तो 525 के आसपास वो गोलियां पाई जाती हैं। इस हिसाब को देखते हुए पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस के अधिनियम की धारा 42 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही उसकी कार में कोई ऐसी आपत्तिजनक सामान तो नहीं है, इसके हिसाब से उसको एक नोटिस जारी किया गया। एनडीपीएस पीएस एक्ट की धारा 50 का नोटिस को दिया गया और उसकी कार की तलाशी ली जाती है। और जब कार की तलाशी ली जाती है, उसके पास जो गोलियां पाई जाती हैं उसके हिसाब से उसके एक विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर ही लिया गया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की, ये कहाँ से लाए, क्यों क्यों लाए, तुम्हारे पास ये कहाँ, इसका कोई रसीद हो, डॉक्टर की कोई स्लिप हो, इस तरह की बात पूछी जाती है तो वो कोई जानकारी दे ही नहीं पाया। आखिरकार पुलिस ने पूछताछ करने के बाद उसको जेल भेज दिया। जब वो जेल जा रहा था तो बार बार गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, बिलख रहा था, कह रहा था कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे तो बेवजह फंसाया जा रहा है। वो बार बार इस तरह की बात करा लेकिन उसकी बात कोई सुनने वाला था नहीं। अब परिवार वालों तक ये बात पहुंच जाती है तो परिवार वालों की भी हालत ख़राब हो जाती है कि उनका बेटा आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। इसी बीच में एक तरफ तो वो जेल में है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट में अपील की जाती है। बताया जाता है कि साहब मुझे तो बेवजह फंसाया गया है। लगभग 2 महीने 15 दिन के आसपास वो सलाखों के पीछे रहता है। और इसी बीच में जब कोर्ट में मामला पहुंचता है, यानी कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचता है, न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह की अदालत में जब इस घटनाक्रम की सुनवाई चल रही थी तब उस व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाई। वो कहता है कि उसने एक कोर्स किया हुआ है पौधा संरक्षण और कीटनाशक प्रबंधन का।
साथ ही प्रोफेशनल विश्वविद्यालय से उसने एक डिप्लोमा लिया है। उसका काम है कि खेती बाड़ी में किस तरह की कोई किसानों को दिक्कत तो नहीं आ रही है, इस तरह की वो जांच पड़ताल करता है। और ऐसे ही जांच पड़ताल करके 24 जून 2024 की शाम लगभग 5:30 या 6 बजे के आसपास वक्त रहा होगा, वो अपने घर की तरफ आ रहा था। खुश था, इंतज़ार कर रहा था, जैसे कि हर कोई जब ड्यूटी से वापस अपने घर आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि घर जाएगा, खाना खाएगा, बच्चों से बात करेगा, माता पिता से बात करेगा। इसी तरह से वो गुनगुनाता हुआ, गीत सुनता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था। लेकिन इसी बीच में जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो कच्चा रास्ता है। उस कच्चे रास्ते पर ऐसा रास्ता है कि अगर कोई गाड़ी सामने से आती है तब बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि पीछे से कोई गाड़ी आती है और ओवरटेक करने की कोशिश करती है तब भी उसे रास्ता देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि वो रास्ता देने की कोशिश भी करे तो शायद गाड़ी या तो उसकी खाई में गिर सकती है या फिर दूसरे वाले व्यक्ति की गाड़ी खाई में गिर सकती है। लेकिन इसी बीच में वो डरता डरता तो उस रास्ते पर चल ही रहा था। 5:30-6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में पीछे से एक वाहन आता है। वो थोड़ा तेज रफ्तार में था। उसको ऐसा लग रहा था बस किसी तरकीब से ये उसे साइड दे, उसके बाद वो निकल जाए। अब साइड देने का तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि रास्ता ही इतना तंग है। इसी बीच में पीछे से लगातार वो जो व्यक्ति है वो हॉर्न बजा रहा है। जब हॉर्न बजा रहा है तो अगले वाले व्यक्ति थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है, मानसिक तनाव में आ जाता है, क्योंकि अब रास्ता दे तो कहाँ से दे, उसको ज़्यादा जल्दी हो रही है। अब ऐसी जल्दी में वो परेशान हो जाता है। तो उसके बाद फिर इंतज़ार कर रहा था कि कहीं ऐसा कोई रास्ता जो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, उसके बाद उसको रास्ता दे देगा और वो निकल जाएगा। लेकिन उसको पीछे वाले को सब्र ही नहीं हो रहा था। वो लगातार हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा था और उसकी मानसिक स्थिति को और तनावपूर्ण कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो आगे गाड़ी चला रहा है कि आखिर करूं तो क्या करूं। 36 साल का वो व्यक्ति जब आगे चल रहा है तो उसे एक थोड़ा चौड़ा रास्ता दिखाई देता है। जो रास्ता चौड़ा सा हो जाता है, अपनी कार को जब उधर लगाने की कोशिश उसने की, इसी बीच में वो जो पीछे गाड़ी थी वो आगे आके खड़ी हो जाती है। लेकिन इसी बीच में उसकी गाड़ी जैसे ही आगे आके खड़ी होती है तो उसका डिसबैलेंस बिगड़ जाता है। आखिरकार वो गाड़ी, जिसका डर था, वो गाड़ी जाकर धान का खेत होता है उसके पिछले वाले पहिए जो होते हैं उसमें जाकर फंस जाते हैं। लेकिन इसी बीच में उसे कुछ कहा सुनी होती है, डांटा जाता है, फटकारा जाता है, क्योंकि डांटने वाला, फटकारने वाला कोई और नहीं होता, पंजाब पुलिस का एक दरोगा होता है। दरोगा ने उसे खूब झाड़ा, जो कह सकता था वो कहता है। उसको पकड़ने के बाद 24 जून 2024 की शाम लगभग 6 या 6:30 बजे के आसपास उसको थाने पे लेके आता है। और थाने लाने के बाद उसका जो मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल को अलग रख देता है। इस बीच में घर वालों के फ़ोन भी आने लगते हैं। घंटी लगातार बज रही थी। वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था कि साहब, मेरे माता पिता, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, वो परेशान हो रहे होंगे कि मुझे एक बार बात करने का मौका तो दे दीजिए। लेकिन दरोगा को न जाने क्या हो चुका था, उसने बात करने का कोई मौका ही नहीं दिया। लगातार घंटी पे घंटी आ रही थी। उधर माँ बाप बेइंतहा परेशान हो रहे थे, बेटी परेशान हो रही थी, पत्नी परेशान हो रही थी। इधर ये व्यक्ति बैठा हुआ हवालात में। उस पूरी रात गुजर जाती है, 24 की रात। 25 का दिन आता है, 25 का पूरा दिन ऐसे गुजरता है। 25 की पूरी रात आती है और 25 की पूरी रात गुजरने के बाद फिर अब 26 तारीख यानी 26 जून की वो रात आती है और 26 जून का दिन आता है। तब पता चलता है कि उसके खिलाफ तो एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उस पर लगभग 500 कुछ गोलियां दिखाई गई हैं और उसको जेल भेजा जा रहा है। वो खूब रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि साहब ऐसा मत करो, उससे भूल हो गई, वो रास्ता इतना तंग था, मैं क्या करूं। लेकिन पुलिस थी कि उसको जेल भेज दिया जाता है। वो जेल जब चला जाता है, जमानत के लिए आवेदन करता है। संभवतः बताया जाता है कि निचली अदालत से उसको जमानत मिलती नहीं है, इसलिए उसने हाई कोर्ट में अपील कर देता है। एक बेहतरीन वकील उसने किया और बेहतरीन वकील ने जब उसका पक्ष को पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ रखा तो उसमें कुछ चौंकाने वाली बात आती है। इसी बीच में कोर्ट भी आदेश करता है कि इस मामले की जो जांच पड़ताल होनी चाहिए वो डीआईजी स्तर के अधिकारी से होनी चाहिए। मामला क्योंकि दरोगा से जुड़ा हुआ था, इसलिए जब डीआईजी स्तर का अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ अलग तरह के मामले सामने आएंगे। वकील ने भी साफ साफ कह दिया था कि इसमें जो जांच अधिकारी है उसने संदिग्ध जांच की है। लेकिन इस बीच में बड़ी दिलचस्प बात यह आती है कि एफएसएल टीम की जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट से पता चलता है कि जो गोलियां थीं, जो गोलियां मिली थीं, उन गोलियों का जो नाम था वो पैरासीटामोल होता है। वो पैरासीटामोल, जिससे क्या बदन में दर्द होता है या कई बार हम बुखार में वो गोलियां ले लेते हैं, उन गोलियों को एनडीपीएस में लगा दिया जाता है और उसको इस बात पर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस ने डीआईजी स्तर पर एक सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड में निकाला जाता है, ये देखने के लिए क्या वाकई पुलिस उसका पीछा कर रही थी या फिर कोई कहानी बनाई गई है। जब इसकी रिपोर्ट निकाली जाती है, क्योंकि वो जो लड़का है वो 24 तारीख की कहानी सुना रहा है और पुलिस ने अपनी एफआईआर में कहानी सुनाई थी वो 26 तारीख की थी। कॉल डेटा रिकॉर्ड से ये भी साबित हो जाता है कि जब
उसको जब पुलिस ने एक कहानी सुनाई थी कि इस तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कार लेके भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है, उस वक्त वो सलाखों के पीछे था, यानी कि वो अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया था। और जबकि वो 2 दिन तक ऐसे ही रहता है। और उसने जो कहानी सुनाई थी उसने कहा कि 24 के शाम का ये वाकया है। वाकया वैसा जरूर था, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से उसमें जब कहानी गढ़ी है, तो कहानी गढ़ने के बाद फिर जो जज साहिबा होती हैं, जज साहिबा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार कोई दरोगा ऐसा कैसे कर सकता है। न केवल इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का यहाँ पर हनन हुआ है, बल्कि सत्ता का यहाँ पर दुरुपयोग भी हुआ है। अब इस हिसाब को देखते हुए उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। साथ ही दरोगा के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। विभागीय स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल भी हो रही है। हालांकि अभी जांच ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन पीड़ित के लिए कहा जाता है कि इस व्यक्ति को पंजाब सरकार को 2 लाख रुपए देने चाहिए मुआवजे के तौर पर, और 1 लाख रुपए की जो रकम होगी वो उसी दरोगा से होगी जिस दरोगा ने इसको इस तरह से सताया है, परेशान किया है। यानी कि 50% 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए की रकम उसके वेतन से हट जाने के रूप में वसूली जाए। और साथ ही इस घटना की जांच इस कार्य प्रणाली से पता चलता है कि पुलिस वाकई सत्ता के नशे में है, उसका दुरुपयोग वो कर रही है और इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन भी हुआ है। साथ ही कोर्ट की तरफ से ये भी आदेश दिया जाता है कि जो डिजिटल मामले, जैसे क्या अखबारों में या फिर टीवी पर इस तरह की खबर अगर बनाई जाती है या फिर कहीं भी अगर प्रकाशित होती है, तो उसमें इस व्यक्ति का नाम किसी भी कीमत पर ना लिया जाए, क्योंकि इसके जो निजता का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन ना हो। इसलिए उस व्यक्ति का हमें नाम भी मालूम है, उस व्यक्ति का हमें गांव भी मालूम है, उस व्यक्ति पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, उस व्यक्ति के माता पिता और जो बेटी हैं उनका भी सब कुछ पता है। लेकिन जब हाई कोर्ट का ये आदेश है, तो हाई कोर्ट के पालन के बावजूद हमने उस व्यक्ति का नाम इसलिए ही छुपा दिया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस कहानी के माध्यम से उस व्यक्ति का बेवजह उसका नाम खराब हो। और हालांकि जब ये पकड़ा गया था तो शायद पुलिस ने इस तरह का मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की होगी, और उसमें ये भी आदेश होता है कि अगर कहीं नाम छपता है तो उसको नाम हटा दिया जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जब कोई व्यक्ति लाखों को पीछे छोड़कर इस तरह की नौकरी हासिल करता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती हैं। उस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि बेवजह एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी जांच पड़ताल करके खेते हुए, तो कि जो भी अपने से डिप्लोमा डिग्री वगैरह कोर्स लिए थे वो उसका काम करके आ रहा था, साधारण सा वो व्यक्ति, सीधा साधा वो व्यक्ति, अगर उसे कोई किसी तरह की हनक होती तो शायद वो रास्ता देने की कोशिश नहीं करता। लेकिन उसने पता था कि अगर उसने रास्ता देने की कोशिश करेगा तो उसकी गाड़ी गिर सकती है या सामने वाले की गाड़ी गिर सकती है। उसकी गाड़ी वैसे भी उसमें धान के खेत में चली गई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये आज आराध्या हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अखिलेश मेहता हैं, खुशी अहमद, शुभम यादव हैं, अशोक त्रिपाठी हैं, प्रीतम कुमार, जसीम खान, पूनम शर्मा, गगन, अमन, मोहम्मद नज़ीर खान, राजीव सिंह, विवेक यादव, अमित यादव, मोहम्मद जाहिद, उमेश बघेल, समीर उपाध्याय, रूपेश कुमार, उमर खान, लक्ष्मण कुशवाहा, नेहा सिंह, संजू गुप्ता, सोनिया। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।